ਸਾਥੀਓ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अगर मेरा वीडियो पसंद आवे तो मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ लाइक करो ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ जल्दी मिल सके। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखे। छात्र प्लस आवास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। इसका सही जवाब है ग, छात्रावास। प्रश्न नंबर 2, रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त चुनकर लिखे। सही जवाब है रस भरी। मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द मानव भी है, आदमी भी है, मनुष्य भी है, ये सभी। तो इसको राइट ऑप्शन है ये सभी। प्रश्न नंबर 4 है जी, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। इसका राइट ऑप्शन है जी बचपन। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखे। संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं? हंस की। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण की। ममता किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की। महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? जुसान। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, तात मात भ्रात बंधु अपनाना कोय, छाड़ दिए कुल की कहानी कहाँ करे कोई। प्रश्न 1 है, श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया था? मोर मुकुट। मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है? पति, मात, भ्रात, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। तीसरा है जी, कुल शब्द का क्या अर्थ है? भाई, परिवार, वंश, ख और ग। कुल का मतलब परिवार भी हो जाता है, वंश भी हो जाता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन है घ, ख और ग। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या है? कृष्ण भक्ति। चौथा है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखे। क्रोध के मारे लाल होना, इसका सही अर्थ है गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 2 है, अक्ल पर डैश पड़ना, पत्थर पड़ने। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगला है जी, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। भाग्यवती व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा तो हो ही जाता है, वे अपने समुचे व्यक्तित्व और जीवन को दुखी भी बना लेता है। वह ये नहीं सोचता कि ईश्वर ने उसे ठीक बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पांव दिए, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है, और ये सारी वस्तुएं इसलिए दी है कि इन सबका उचित और सुसाधित प्रयोग करके वह पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना ले। इस तरह पूर्णतः भाग्यवादी व्यक्ति के चक्कर में फंसकर मनुष्य युगों युगों से चालाक लोगों के हाथों से शोषित और पीड़ित हो रही है। वह भाग्य को पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानता है। एक साहूकार का बेटा बिना परिश्रम किए ही अपने पिता की गद्दी का वारिस बन जाता है। अतः भाग्यवादी मनुष्य के अनुसार स्पष्ट है, यहाँ पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में सबको कुछ प्राप्त हुआ है। भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में इसका भोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। उससे बचकर पाना ही कठिन ही नहीं बल्कि यह संभव है। भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है? भाग्यवादी व्यक्ति समुच्चय व्यक्तित्व तथा जीवन को दुखी बना देता है। ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, हाथ पांव, अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है? व्यक्ति पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखे। आवश्यक, जरूरी, अटल, कोई भी लिख सकते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो गया? भाग्यवादी व्यक्ति। 6 प्रश्न है जी, उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। धर्म का वार्षिक विशेषण धार्मिक। आसमान, आसमान का अलग अलग शब्दों का स्पष्ट करते हुए अर्थ वाक्य बनाए। आसमान का, आसमान नीला है, उसने आसमान सर पर उठा लिया है। जिसका आकार ना हो, अनेक शब्दों के एक शब्द निराकार। शांति शब्द का विलोम शब्द लिखे अशांति। उत्तर शब्द के अनेक अर्थक शब्द लिखे हल, जवाब। बंदर छत में बैठा है, बंदर छत पर बैठा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखे। कमाल पाशा कौन थे? कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा देती है? विश्वास पत्र मित्र से भारी रक्षा देती है।
राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर थे। बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर शहर। भाग ख है, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखे। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका सही जवाब है जी, क्यों नहीं बहुए अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानती। उसने आते ही मिश्री को काम से हटा दिया। जब इंदु ने उसे समझाया कि ये काम करना सीख जाएगी और हमें तमीज़ से बात करनी चाहिए, तो उसने इंदु से कहा कि तमीज़ तो केवल आप में ही है। इससे इंदु में इंदु बिफरी क्यों दिखाई देती है? प्रश्न नंबर 2 है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? राजेंद्र बाबू की पोतियाँ साधारण थी। वे खादी के कपड़े पहनती थी, झाड़ू पोछा सफाई भी खुद ही करती थी, हर काम वो स्वयं करती थी। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन सकता है? लेखक के अनुसार हम जितने अच्छे कर्म करेंगे हमारा जीवन उतना ही सुखद होगा और हम अपने संबंधों और दुनिया के साथ अधिक समझदार बनेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? इसका सही जवाब है जी, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक ये समझने लग जाए कि चुनाव में किसे मत देना चाहिए किसे नहीं, वह देश ऊंचे है। और जहाँ के नागरिक गलत व्यक्ति के प्रभाव में आकर मत देते हैं वह देश हीन है। 5वां प्रश्न है जी, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संग की तुलना किससे की है और क्यों? इसका सही जवाब है जी, सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें उन्नति की ओर ले जाती है और कुसंगति से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। पैरों में बंधी हुई चक्की के समान है जो अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। प्रश्न नंबर 3 है जी, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्ति में लिखे। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम निपुणता, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में भी सहायता देता है। प्रश्न नंबर 2 है जी, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? लेखक ने देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव को कहा है, इसलिए उसके अनुसार देश के प्रति नागरिक को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी नागरिक को गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत नहीं देना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो तो व्यक्ति विशेष के गुण दोषों को विचार कर ठीक मनुष्य को ही अपना मत देना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर। तभी कोई देश उच्च बन सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, ममता का चरित्र चित्रण करें। ममता इस कहानी की मुख्य पात्र है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, विधवा है, उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वह लौटा देने का आग्रह करती है। त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। वह जानते हुए कि उसके पिता की हत्या यवनों के हाथों हुई है, वह मुगल को आश्रय देती है, क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट कर भरी है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती, इसलिए मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है।
वह आजीवन सभी के सुख दुख की सहभागिनी है। इसीलिए उसके अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए सुख दुख की सहभागिनी रही है। इसलिए उसके अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए उसके घेर पर बैठी है। अतः हम कह सकते हैं कि ममता एक देशभक्त, स्वाभिमानी, परोपकारी, अतिथि देवो भव की भावना से परिपूर्ण एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। प्रश्न नंबर 4 है, सिस्टर सुजान का चित्रण करें। सिस्टर सुजान नर्स कहानी की दूसरी प्रमुख पात्र है। आधी से ज़्यादा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। नर्स है, एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्वान है। वह अपना कार्य बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करती है। सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममता में नारी का चित्र है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय, कर्मठ और विवेकशाली नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता और स्वाभाविकता है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति है। वह महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर करती है। बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सुजान सही अर्थों में एक ममता व सेवा भाव से युक्त तथा ममत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो महेश की माँ से उपहार भी ले सकती थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रश्न 5 है, सूखी डाली एकांकी से क्या शिक्षा मिलती है। सूखी डाली एकांकी उपेंद्रनाथ अश्व जी द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद पारिवारिक एकांकी है, जिसमें अश्क ने एकांकी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवार की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए हमें ये शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हमें परिवार में अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, श्रद्धाभाव रखना चाहिए, उनके सुझावों को खुशी से मनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि बुद्धि व ज्ञान से होता है। स्वयं को सुशिक्षित और सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, न तो घमंड में रहने वाला व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए भी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। इसी प्रकार लेखक ने घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। मोबाइल ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लैंडलाइन फ़ोन को ही पहल देनी चाहिए। मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, फिर भी हमें इसका बड़ी ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। घर में लैंडलाइन फ़ोन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है जी, सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार करनी है, जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के सेक्शन बदलने की अंतिम तिथि 7 मई को दी गई है। प्रश्न नंबर 6 है जी, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल विकास विद्यालय हैदराबाद दिनांक विशा क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यह मेरी गलती भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिशुपाल सिंह, कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 13। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है जी, निम्नलिखित में से कोई एक विषय पर अनुच्छेद लिखे। मेरी दिनचर्या, हम घर में सहयोग कैसे करें, गांव का खेल मेला। मैंने एक अनुच्छेद का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, वो देख लीजिए। हम घर में सहयोग कैसे करें। जीवन में सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें सबके साथ सहयोग करना चाहिए। इसका प्रारंभ घर से करना चाहिए। हमें घर में मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी मेहनत से रोजी रोटी कमाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। माँ घर के कार्यों में खाना बनाना, बर्तन धोना आदि सभी काम करती है।
इसलिए हमें भी घर के अन्य छोटे मोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। हमें बाज़ार से दूध फल सब्जियां लाकर घर में सहयोग करना चाहिए। बिजली पानी टेलीफोन का बिल समय पर जमा करवा सकते हैं। घर में उचित जगह पर चीज़ों को रखकर खाना परोस कर खाने के बाद खाने के टेबल में बर्तन उठाकर रसोई घर में रखकर छोटे भाई बहनों को पढ़ाकर हम एक दूसरे का सहयोग दे सकते हैं। घर के छोटे सदस्य बगीचे में पौधों को पानी देकर इधर उधर कागज़ ना फेंक कर खिलौने आदि से खेलने के बाद उन्हें समेट कर सहयोग दे सकते हैं। घर में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी दवाई का प्रबंध करके उसकी सेवा करके भी हम सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपसी सहयोग से घर खुशहाल बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है जी, निम्नलिखित प्रपत्र। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आपका विकास बैंक शाखा जलंधर में बचत खाता है जिसका नंबर दिया हुआ है। आपका दिनांक 14 फरवरी को इस खाते में से 5,000 रुपये निकालने हैं। इस प्रकार प्रपत्र भरे। विकास बैंक ये दिया है, पहले हमने यहाँ पे दिनांक लिख दिया। बचत खाता धारक का नाम राहुल कुमार दिया हुआ है, खाता नंबर ये लिखा हुआ है, यही लिख देना है हमने ऊपर से। कितने रुपए चाहिए? 5,000। पहले हमने अंकों में लिख दिए, फिर हमने शब्दों में लिख दिए। यहाँ नीचे राहुल कुमार उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।